हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज का ये अपडेट ऐसा है कि आज से हमारा जीएस का कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, जनरल स्टडीज़ का, जिसमें हम सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंटली हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, ये कंपोनेंट हमारे कवर होंगे जनरल स्टडीज में। सबसे पहले हम हिस्ट्री कर लेंगे, फिर जो भी सिमेट्री हमारे पास मेंटेन हो पाएगी हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का कंपोनेंट है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम बेसिकली 3 पार्ट में कवर करेंगे, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, जिसमें से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट का कंपोनेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री में हमारे पास पहले आ जाएगी प्री हिस्टोरिक पीरियड। कैसा पीरियड? जब सिर्फ हम जहाँ पर हमें सिर्फ एविडेंसेस मिले हैं, जिसको हमने कैटेगराइज किया है ऑन डिफरेंट स्केल्स या डिफरेंट टाइम लैप्स, जिसके बारे में हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, बट हम उसको कैटेगराइज करते हैं क्योंकि हमारे पास देयर इज चेंज इन सोसाइटी। तो जो इंडिया में पहली एविडेंस मिला था वो मिला था अप्रोक्सीमेट 1.4 मिलियन ईयर्स अगो एट महाराष्ट्र के बॉडी एरिया में, जिसको हम जब प्री हिस्टोरिक पीरियड है उसको हम डिफाइन करते हैं अंडर स्टोन एज, जिसको हम अदर नेम देते हैं स्टोन एज। तो स्टोन एज भी हमारे पास 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, दैट इज ओल्ड स्टोन एज, लेट स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज। तो चलिए देख लेते हैं। तो ओल्ड स्टोन एज में क्या था? सिंपल सी चीज़ें थी। लोग क्या थे? हंटर्स और गैदरर्स, मतलब अपना फूड दूसरे एनिमल्स को हंट कर रहे हैं, उनका शिकार कर रहे हैं और अपना फूड गैदर कर रहे हैं। कोई भी एग्रीकल्चर उनके पास नहीं था, पॉटरी जैसा कंसेप्ट उनके पास नहीं था, और कहाँ रह रहे थे? केव्स में रहते थे। अनपॉलिश रफ स्टोन्स यूज कर रहे थे, कोई पॉलिशिंग नहीं थी, रैंडम सी शेप के टूल्स होंगे, उन्हीं को एज अ टूल, रैंडम सी शेप के स्टोन्स होंगे जिनको हम वो टूल की तरह यूज कर रहे हैं। और उस टाइम के जो पीपल्स थे उनको एक नाम दिया जाता है क्वार्ट्जाइट मैन। इन स्लाइड्स में वही पॉइंट्स मैं ज्यादा मार्क करवाऊंगा जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां पर स्टार मार्किंग करूंगा तो यही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। क्वार्ट्जाइट मैन पैलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज में हम ये पूछा जा सकता है कि ह्यूमन को हम क्या कह रहे थे, दैट इज क्वार्ट्जाइट मैन। होमोसेपियंस का भी यहाँ पर कंसेप्ट आया था, वो भी लास्ट एज में जाके, लास्ट फेज। ये एज फर्दर डिवाइडेड है, इसमें लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक एज। इतना डिटेल में कभी एसएससी पूछेगा नहीं, तो इसको मैंने यहीं तक रखा है। According to the nature of the stone tools used by the people and changes in the climate and environment. तो जैसे जैसे हमारे पास चेंजेस आएंगे क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में, वैसे वैसे ह्यूमन के टूल्स भी चेंज होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेज की बात कर लेते हैं, दैट इज लेट स्टोन एज। ये इसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक एज। इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा हमारे पास 10,000 to 6,000 बिफोर कॉमन एरा, BCE। BCE या BC लिखा जाता है, और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसको बिफोर कॉमन एरा लिखा जा रहा है, और ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग BC ही है। तो मेसोलिथिक में क्या था? हमारे पास थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस आ चुकी थी इन टर्म्स ऑफ टूल्स, जिस स्टेज को हमने क्या बोला? माइक्रोलिथ्स बोला था। माइक्रोलिथ्स पूछा जा सकता है। इस तरह के टूल्स हमारे पास बनना शुरू हो चुके थे जहां पर पॉइंटेड चीजें बन रही थी, उसके बाद ब्लेड्स बन रहे थे और स्क्रैपर्स बन रहे थे। लास्ट फेज ऑफ दिस इज सॉ द बिगनिंग ऑफ कल्टीवेशन।
तो कल्टीवेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कल्टीवेशन होती थी मेसोलिथिक एज में या नहीं, तो हाँ, मेसोलिथिक एज में कल्टीवेशन है ड्यूरिंग देयर लास्ट फेज, ड्यूरिंग देयर लास्ट फेज। The three phases of Paleolithic age which were succeeded by Mesolithic age and Neolithic age are located, तो यहाँ पर हमारे पास इंडिया में जो important locations आती हैं ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज वो कहाँ पर आती हैं? बेलान वैली में विंध्यन रेंजेस के पास। विंध्यन रेंजेस हमारे पास कहाँ है? महाराष्ट्र, सॉरी, मध्य प्रदेश एंड गुजरात के बॉर्डर पे। तो मोस्ट प्रोबेबली हम क्या बोल सकते हैं? मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर ही है। करेक्ट, यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करें। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू स्टोन एज। तो न्यू स्टोन एज हमारे पास क्या था? मॉडिफाइड टूल्स बनना शुरू हो चुके थे या पॉइंटेड टूल्स हमारे पास बनना शुरू हो चुके थे जो फिनिश्ड, फर्निश्ड या पॉलिश्ड, फिनिश को आप फर्निश लिख लो, ज्यादा करेक्ट रहेगा, फर्निश्ड एंड पॉलिश्ड। इसको यहां पर यहीं लिख लो, फर्निश्ड, ठीक है। यहां पर डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुका है कैटल्स का। कैटल्स कौन से? जो मिल्क गिविंग है एंड मीट गिविंग है। तो शीप्स एंड गोट्स जैसे एनिमल्स का यहाँ पर डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुका है। पॉटरी जो बन रही है अब वो फाइन पॉटरी बन रही है क्योंकि उसको बाय हैंड और व्हील के थ्रू बनाया जा रहा है। जैसे कुम्हार हमारे यहाँ पर आज भी घड़े बनाते हैं, तो इस तरह से वहां पर घड़े बनना शुरू हो चुके थे। एक मेटल उनको पता चल चुका था, दैट इज गोल्ड। तो कभी हिस्ट्री में पूछ लिया जाए कि पहला मेटल हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को कौन सा मिला था, दैट इज गोल्ड। कॉटन यहाँ पर स्पिन होना शुरू हो चुका था, कॉटन स्पिनिंग शुरू हो चुकी थी। वूल का कंसेप्ट, वूल यहाँ दिखना शुरू हो चुकी थी और कपड़ा बनना भी शुरू हो चुका था। सेटलिंग ऑफ लाइफ में दिखेगी यहाँ पर जो घर बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं? मिट्टी के बन रहे हैं। अभी कच्ची मिट्टी के बन रहे हैं, जब इंडस वैली आएगी तो यही घर पक्के मिट्टी के हो जाएंगे। डॉल्मेन्स और मेगालिथिक टॉम्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द नियोलिथिक एज। तो टॉम्स बनना, टॉम्स आपने देखे होंगे, जैसे आपने ताजमहल देखा होगा तो ताजमहल का ये जो ऊपर वाला पार्ट इस तरह से है, इसको हम बोलते हैं इस तरह से, ये हमारे पास क्या होता है? इसको हम बोलते हैं टॉम। तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखना अब हमें शुरू हो चुके हैं। ये एक लोकेशन है चोपानी मैंडो, provides the evidence of the use of pottery in the world। तो इंपॉर्टेंट लोकेशन यहां पर क्या आ चुकी है? नियोलिथिक स्टेज की चोपानी। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चैल्कोलिथिक फेज। ये चौथा फेज है, तो ये भी समझना जरूरी है। ये इसमें एडवांस्ड स्टेज में हमने सब कुछ सीख करना स्टार्ट कर दिया था। इन दिस फेज क्या है? टूल्स, हैंड एक्सिस और सभी जो भी हमारे पास अपने जो भी बना रहे हैं हम, वो किसके बन रहे हैं? स्टोन और कॉपर के। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेज में हमारे पास नया मेटल कौन सा मिल रहा है? कॉपर। चैल्कोलिथिक पीपल क्या करते थे? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इनकी लोकेशंस मिली हैं, जहां पर ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? व्हीट, राइस, लेंटिल, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, बाजरा और ग्रास पी। तो ये पूछा जा सकता है कभी कभी कि कौन कौन से क्रॉप्स इस फेज में ग्रो हो रहे थे। तो इन सभी का ध्यान रखना। यहाँ पर पॉटरी यूज हो रही है, अब मॉडिफाइड पॉटरी, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक एंड रेड पॉटरी। नेक्स्ट पॉइंट है, दे जनरली लिव्ड इन थैच्ड हाउस मेड अप ऑफ मड। ठीक है, इट वाज अ विलेज इकोनॉमी। घर बना रहे थे, अब गांव के थ्रू क्या हो जाएगा? इकोनॉमी का कंसेप्ट आ जाएगा। मदर गॉडेस की तरफ इनका एक लिंक जैसा देखा जाता है।
हिस्ट्री में, और ये वर्शिप करते हैं बुल को। बुल को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बुल के वजह से ही ये क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे। बुल इनके फील्ड्स को कल्टीवेट करने में हेल्प करेगा, और जो आपको खाना देता है वही आपके लिए भगवान बन जाता है। ये इनिशियल कंसेप्ट था। तो यहाँ पर बुल हमारे पास क्या बन जाएगा, बुल की क्या होगी, वर्शिपिंग होगी। द सिस्टम ऑफ बरियल वर डिफरेंट, मतलब जो डेथ के बाद का जो भी क्रिमेशन का जो प्रोसेस होता था वो डिफरेंट था। महाराष्ट्र में क्या किया था, द डेड वर बरिड इन द नॉर्थ साउथ पोजीशन, बट साउथ इंडिया में ये ईस्ट वेस्ट पोजीशन में था। तो ये कल्चर आज भी डिफरेंट है। कुछ जगह में किसी तरह से क्रिमेशन की जाती है, कुछ जगह में किसी तरह से क्रिमेशन की जाती है। ये डिपेंड करता है आप किस लोकेशन में रहते हैं और वहाँ के कस्टम और ट्रेडिशन क्या है। तो ये है आज का हमारा इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ना ज़रूरी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें अगर हम, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारी फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो वर्ल्ड में है, या इंडिया में हम बोल सकते हैं, फिलहाल इंडिया की बात करें तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन का जो फेज है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही देखा गया है। मैं आपको लोकेशन दिखा सकता हूँ यहाँ पर इसकी, इंडस वैली की। एक सेकेंड, इंडस वैली का मैप दिखा देता हूँ मैं आपको। ये इमेज आप देख सकते हो। ये इमेज आप देखोगे तो ये इतना एरिया यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक का रीजन जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर कवर्ड था। तो इसकी लोकेशन हम यहाँ मैप से भी देख सकते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इंडिया एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, बट बिफोर इंडिपेंडेंस ये सारा पार्ट किसके पास था, इंडिया के पास ही था। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग कंटेम्पररी जो और सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड में थी उनका आप देख सकते हो। एक मेसोपोटामिया, जिनकी 11th में हिस्ट्री होगी तो वो इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। या इजिप्ट में कौन सी थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, ये कहाँ थी, नाइल रिवर के बैंक पे। और चाइना में थी, चाइनीज सिविलाइजेशन थी, वो होंग हो रिवर के बैंक पे थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम इंडस क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर बड़ी रिवर है, सबसे बड़ी रिवर है वो यही है, इंडस ही है, जिसका दूसरा नाम सिंधु है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द 4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। कंटेम्प्रेरी है इन 3 सिविलाइजेशन के। सिविलाइजेशन हमारी फैली हुई थी राजस्थान, पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान और इस सारे एरियाज में। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन देखें हम तो ये कहाँ से कहाँ तक है, मांडा जम्मू में है इन द नॉर्थ, टू दाइमाबाद इन द साउथ। ये मांडा जो जगह जम्मू में है, जो हमारे जम्मू या हमारे एरिया के स्टूडेंट है इसको रिलेट कर पाए तो मांडा ये चिनाब रिवर के बैंक पर है। ये अखनूर वाली साइड लोकेशन है, मांडा वहां पर है। ये अपना उधमपुर या जम्मू वाला मांडा ना समझे। नेक्स्ट है हमारे पास दाइमाबाद। तो दाइमाबाद हमारे पास गुजरात महाराष्ट्र के रीजन में है। नेक्स्ट है हमारे पास आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में हमारे पास जगह है। और सुतका गेंदोर ये हमारे पास बलूचिस्तान के पास है, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, बिल्कुल वेस्ट वाली साइड पे बलूचिस्तान में। सिविलाइजेशन रिवील्ड फ्रॉम फीचर्स ऑफ मॉडर्न टाउन, मतलब उस टाइम पर भी इनके पास कुछ ऐसे फीचर्स इन्होंने डेवलप कर चुके थे
या ऐसी उन्होंने एक्सटेंशन बना रखी थी कि जिस वजह से आज भी हम उसको क्या मानते हैं, एक अर्बनाइजेशन मानते हैं, और उस टाइम उन्होंने मॉडर्नाइजेशन करके रखी थी। जो डिवाइड की गई है हमारे पास टू पार्ट्स में। तो सिटी यहाँ पर किस तरह से थी, एक अपर टाउन होता था जो थोड़ी हाइट पे होता था और एक लोअर टाउन होता था, और इस हाइटेड पोजीशन को हम क्या कहते थे, सिटाडेल। ये लिखा होगा यहाँ पर, ये रेज्ड सिटाडेल। ठीक है। तो सिटाडेल में कौन रहते थे, जो रिच एंड अपर, या हम बोल सकते हैं कि रिच लोग रहते थे, और जो बाकी ऑर्डिनरी या मिडिल क्लास जो भी थी इनकी, वो लोअर सेक्शन, मतलब लोअर पार्ट ऑफ टाउन या सिटी में रहती थी। टाउन प्लानिंग इनकी बहुत बढ़िया थी। आज कि जैसे मॉडर्न कॉलोनीज एस्टेब्लिश होती हैं, ये उस टाइम पर ये सब चीज़ें करके बैठे हुए थे। ब्रॉडनेस ये दी हुई है 30 फीट वाइड, सो दैट जो भी हमारे पास पैटर्न हो, जो भी हमारे पास रोड होंगे वो ब्रॉडर होंगे। और रोड बनते थे इनके पास ग्रिड प्लान में। ग्रिड प्लान कैसे होता है, इस तरह से, मतलब नेटवर्क टाइप बना हुआ है, जैसे बड़ी बड़ी कॉलोनीज में रहता है, सो दैट हर रोड एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। इस तरह से ग्रिड पैटर्न बना रहता था कंटिन्यूसली, इस तरह से, सो दैट अगर किसी इंडिविजुअल को यहाँ से यहाँ जाना है तो वो कोई भी यहाँ से इस तरह से भी आ सकता है, यहाँ से इस तरह से भी आ सकता है, यहाँ से इस तरह से भी आ सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी थ्रू, आपकी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया हो जाती है जब आपके पास रोड्स अच्छे बने हो। ऑब्वियसली जब रोड्स अच्छे बने होंगे तो यहाँ पर जो घर होंगे, एक घर इस साइड बनेगा, एक घर इस साइड बनेगा, एक घर इस साइड बनेगा और एक घर इस साइड बनेगा, सभी को रोड फेसिंग जगह मिलेगी। तो उससे हमारी क्या हो गई, एक सिटी या एक जो सेटलमेंट है वो एक स्टेबल सेटलमेंट हम बोल सकते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम भी इनका बहुत बढ़िया था। ये जो रोड्स बने हुए हैं, ये रोड्स के नीचे ही हमारे पास क्या रहते थे, ड्रेन्स रन करती थी, जिसमें वॉशरूम्स का पानी अलग फ्लो करता था, वो अलग ड्रेन में चलता था, और बाकी यूज्ड पानी जो था वो अलग ड्रेन में चलता था। इस तरह से इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत बढ़िया बना के रखा हुआ था, क्योंकि ये दिखाया लिखा होगा अटेंशन टू हेल्थ एंड क्लीनलीनेस। ये इस चीज के लिए ये बहुत रिकग्नाइज किए जाते हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। नेक्स्ट एक हमारे पास एक चीज दिखती है मोहनजोदारो में, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रेट बाथ एक इस तरह से एक तालाब जैसा था, इस तरह से। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पर साथ में क्या थे, चेंजिंग रूम्स भी थे, इस तरह से। अब चेंजिंग रूम्स होने का बेनिफिट ये है कि हमें ये समझ आ जाता था यहाँ से कि ये क्या है, कोई ऑब्वियसली यहाँ पर जो गैदरिंग हो रही है यहाँ पर, और क्यों ये क्या ये क्या होगी, कोई होली फंक्शन होगा जहाँ पर बाथिंग की जा रही होगी उस टाइम पर। रीजन कैसे, ये हमें क्यों समझ आया, क्योंकि साथ में क्या है हमारे पास, चेंजिंग रूम्स हैं। अब चेंजिंग रूम्स अगर हमें मिल रहे हैं तो हमें ये भी कंसेप्ट समझ आ रहा है कि वहां पर एक रिस्पेक्टफुल लाइफ थी। वहां पर ये नहीं था कि किसी को भी डिग्रेड करके रखा जा किया, डिग्रेड किया जाता होगा या कुछ समथिंग लाइक दैट। दिस इज द थिंग जहां पर हमें ये समझ आ रही है कि अगर होली बात हो भी रही है तो सभी के लिए राइट्स और जो भी हमारे पास जो भी इनकी बेसिक नीड्स हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन, वो कहीं ना कहीं फुलफिल की जा रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो भी टाउन्स थे, सॉरी मैं यहाँ पर इमेज अभी ऐड नहीं कर पाया। यहाँ पर अगर मैं यहाँ ड्रॉ करने की ट्राई करूँ तो हमारा JNK इस तरह से, कुछ इस तरह से हमारा मैप आएगा। थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से।
ये हमारा इंडिया है, ये गुजरात का रीजन है, ये महाराष्ट्र का रीजन है, ये हमारे पास J&K, ये पंजाब, हिमाचल। आप ये देख सकते हो यहाँ से कुछ रिवर्स इस तरह से निकलेंगी, बाकी इसको एडजॉइन करते करते इस तरह से आ जाएंगे हमारे पास, और कुछ यहाँ से आएंगी। इस तरह से हमारे पास ये क्या है, नंबर ऑफ रिवर्स हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इंडस, ये यहाँ चिनाब रहेगी, चिनाब के साथ रावी, ब्यास, सतलुज, सतलुज थोड़ी नीचे चली गई है तो इसको थोड़ा यहाँ मान लीजिए ये सतलुज है। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट रिवर्स रहेंगी और डिफरेंट रिवर्स के बैंक्स पे हमारे पास सिविलाइजेशंस जो होंगी वो क्या रहेंगी, हमारे पास क्या होंगी, मतलब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिटीज बनेंगी। तो उसमें से जैसे आज ये दी हुई है लिस्ट, तो यहाँ पर पहली लोकेशन क्या है, मोहिंजोदारो, और दूसरी चन्हुदारो। ये दोनों सिंध रिवर पे है, मतलब सिंध का जो रीजन है, आज पाकिस्तान के पास है ये रीजन, तो ये सिंध रीजन में है। वैसे ये हड़प्पा कहाँ पर है आज, जो हमारे पंजाब का पार्ट पाकिस्तान के पास है उसमें हमारे पास हड़प्पा की लोकेशन है। लोथल एंड धोलावीरा ये इंडिया की गुजरात स्टेट पे है। और नेक्स्ट है हमारे पास कालीबंगन। कालीबंगन हमारे पास राजस्थान में है, ये आज भी एक चीज के लिए फेमस है, यहाँ पर बैंगल्स बहुत अच्छे मिलते हैं। बनवाली एंड राखी घड़ी भी यहाँ पर है, एक राखी घड़ी, ये दोनों हरियाणा में है। और राखी गढ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये साइट हमारे पास सबसे बिगेस्ट साइट प्रूव हुई है अभी तक की, जितनी भी रिसर्च इस फील्ड में मतलब इस पूरे एरिया में की गई है। जो ये पूरा एरिया है इस तरह से, इस पूरे एरिया में जो भी स्टडी की गई है अभी तक का सबसे बड़ी साइट जो मिली है वो है राखी गढ़ी। नेक्स्ट है हमारे पास सुतका गेंदौर। सुतका गेंदौर हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर ये बलूच के पास है, बलूचिस्तान, ये रहा, इसका नाम है सुतका गेंदौर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर सोसाइटी किस तरह की थी, अब सोसाइटी को समझ लेते हैं। सोसाइटी, हमें कोई सोसाइटी नहीं समझने की नीड होती है, बट जो इसमें की पॉइंट्स होते हैं हमें वो समझना होता है कि किस तरह के वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी। लाइक प्रीस्ट था, ट्रेडर्स थे, आर्टिजन्स थे, कल्टीवेटर्स थे, फिशरमैन्स थे। अगर ये सब प्रोफेशंस वहां पर हैं तो ऑब्वियसली इनके पीछे क्या है, एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है मनी। वहां पर करेंसी का फ्लो है, ट्रेडिंग हो रही है, ऑब्वियसली वो किसके बेसिस पे होगी, या तो बार्टर होगा या इकोनॉमिक होगा, मतलब करेंसी बेस्ड होगा, तो ट्रेडिंग हो रही है। नेक्स्ट है आर्टिसंस। तो आर्टिसंस अगर इतना कुछ अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली वो बार्टर सिस्टम पे तो नहीं चल रहा होगा, उनके पास कुछ ना कुछ करेंसी रन कर रही होगी। नेक्स्ट ये सब चीजें वहीं पर हैं। क्रॉप्स किस तरह के हैं, उनके पास व्हीट है, बार्ले है, वॉज देयर स्टेपल फूड, वेयर एज रंगपुर और सुरकोटड़ा में हमें क्या मिले हैं, राइस और मिलेट्स मिले हैं। अलॉन्ग विद दैट डोमेस्टिकेशन जो पास्ट में शुरू हो चुका था, उसके साथ साथ अब यहाँ पर नॉन वेज पे भी फोकस किया जाएगा, दैट इज फिश, या बाकी जो प्रोडक्ट्स हमें एनिमल से मिल रहे हैं लाइक मिल्क एंड कर्ड, वो भी मिलना शुरू हो चुके थे। पॉटरी यहाँ पर रेड भी है अब और ब्लैक भी है, क्लियर। यहाँ पर कॉपर मिल चुका है और ब्रॉन्ज मिल चुका है, ठीक है। लेकिन अभी तक सिल्वर और गोल्ड इनको सिल्वर और गोल्ड भी इनको पता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर पास्ट में मिले थे, हमने देखा था। लेकिन इनको आयरन का पता नहीं था। आयरन पूछा जाता है बार बार कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा मेटल इंडस वैली वालों को नहीं पता था, एंड दैट इज आयरन। ये बार बार पूछा गया है, पिछली आप कोई भी पेपर्स उठा के चेक कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि बोथ मैन एंड वुमेन दोनों ज्वेलरी का यूज करते थे। सिंपल सी बात है, चीजें याद रखनी है। इसमें क्या करना है, प्रोफेशंस कौन कौन से हैं यहाँ पर, पहली चीज। दूसरा, क्रॉप्स कौन कौन से ग्रो हो रहे हैं,
उसके बाद मेटल्स कौन कौन से इनके पास हैं, उसके बाद कौन सा मेटल नहीं है वो भी याद रखना है। और इसके साथ साथ जो भी हमें साइट्स मिली हैं वो कौन सी स्टेट में आ रही हैं और कौन सी रिवर के बैंक पे हैं। अलोंग विद दैट किसने वो डिस्कवर की हैं, डिस्कवर किसने की हैं वो भी याद करना है। इनमें से क्वेश्चन अगर बनना चाहे तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, बट आपको कवर अप तो करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्या है आपकी इकोनॉमी। ऑब्वियसली इकोनॉमी का चीज, इकोनॉमी तो रहेगी, तभी इतने प्रोफेशन उनके पास होल्ड हो पा रहे हैं। हरप्पन्स एंगेज्ड इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड्स। इंटरनल ट्रेड्स जो मतलब अपनी साइट्स या सिटीज के बीच में हो रहा है, और एक्सटर्नल ट्रेड वो है जो अपनी जो भी टेरिटरी है उसके बियॉन्ड जाके ट्रेड हो रहा है। हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल टाइप ऑफ ट्रेड। ट्रेड वॉज बाय मीन्स ऑफ बार्टर। बार्टर के साथ साथ यहाँ पर करेंसीज भी थी। सी ट्रेड वॉज देयर। सी ट्रेड मतलब जो भी ट्रेड सी के थ्रू हो रहा है। Many representation of ships and boats are found on the seals in हरप्पा, मोहनजोदारो एंड लोथल। तो इनकी जो भी सील्स बनती थी, सील्स पे क्या थी, बोट्स बनी हुई थी। तो बोट्स अगर बनी हुई है दैट मीन्स बोट्स इनको पता थी, और बोट्स अगर ये रिप्रेजेंट करवा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप आज की भी करेंसी देख लीजिए, आपकी करेंसी पे वही चीजें प्रिंट होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर करेंसी या सील्स के ऊपर बोट्स बन रही हैं तो बोट्स वाज देयर इंपॉर्टेंट कमोडिटी, या हम ये बोल सकते हैं कि बोट इनके लिए इंपॉर्टेंट एक तरह का ट्रांसपोर्टिंग मीन है, या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने के लिए एक सोर्स है। लोथल वॉज अ डॉकयार्ड। लोथल जो साइट है ऑब्वियसली वो कहाँ पर है, कोस्ट के पास है। यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास, ये है गुजरात। तो गुजरात के यहाँ पर ये लोथल था। ऑब्वियसली यहाँ से क्या होगा, सी ट्रेड करना इजी हो जाएगा। तो लोथल के पास क्या है, डॉकयार्ड, या जिसको हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह। नेक्स्ट, रंगपुर, सोमनाथ, बालाकोट फंक्शनड एज अ सी पोर्ट्स। ये सी पोर्ट्स की तरह थे, ये डॉकयार्ड नहीं थे बट ये सी पोर्ट्स थे। सुत्कगेंदोर एंड सुक्ता को ये कैसे थे, आउटलेट्स थे, मतलब जहां से एक्सपोर्ट होता था। क्लियर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाउन्स एंड ट्रेड। कौन से टाउन के साथ आपका क्या ट्रेड होता था और वहां पर किस चीज की कौन सा रिसोर्स अवेलेबल था जिसको ये यूज करते थे। तो पहली लोकेशन है दाइमाबाद। दाइमाबाद में क्या था, ब्रॉन्ज। कॉपर ब्रॉन्ज बनता है हमारे पास कॉपर प्लस टिन को मिला के, मतलब ये सिंबल्स हैं, कॉपर प्लस टिन, ये दोनों मेटल्स हैं जिनको मिला के हमारे पास एक एलॉय बनती है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज। डन। नेक्स्ट है हमारे पास लोथल। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। तो वहां पर क्या बन रहे हैं, स्टोन टूल्स, मेटेलिक गुड्स। नेक्स्ट है बालाकोट। तो वहां पर क्या बन रही है, पर्ल्स गुड्स बन रहे हैं, मोतियों के बैंगल्स बन रही हैं, शेल इंडस्ट्री बन रही है, शेल्स हैं वहां पर। नेक्स्ट है चन्हुदारो। तो चन्हुदारो में बीड्स, बैंगल्स, फैक्ट्रीज। तो ये सब है यहाँ पर जो आपको याद करना है। यूजुअली जो भी टेबुलर डाटा होगा उस पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, वहां से आपको इम्पोर्टेंटली पूछा जा सकता है। ये कुछ साइट्स के मैंने यहाँ पर ऐड ऑन किए हैं, कोई रह जाएंगे जो भी आपको ऐड ऑन करने होंगे तो वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट वाले जो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो पहला आपके पास हड़प्पा। हड़प्पा के फाउंडर हैं दयाराम साहनी जी। ये 1921 का इंसिडेंट है। उसके बाद हमें मिली थी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को आर डी बनर्जी सर ने डिस्कवर किया था, या उस टाइम हम ये बोल सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर सर यही थे। 1922 की बात है जब इसके ऊपर स्टडीज होने लगी। ये कालीबंगन है, तो कालीबंगन के टाइम पर कौन थे, अमलंदा घोष जी एंड बीबी लाल।
वैसे ही लोथल के टाइम SR राव और बनवाली के टाइम पर RS बिष्ट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर रिलीजन का कंसेप्ट। तो रिलीजन वाली कोई भी चीज यहाँ, रिलीजन जैसा कोई कंसेप्ट था नहीं, रिलीजन यहाँ पर नहीं था। बट हाँ ऐसा हमें एविडेंसेस मिले हैं जहाँ पर हमें ये समझ आया कि वो किसी चीज की पूजा तो करते थे। आप ये देखिए, तो नो टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर वॉज फाउंड, सेक्रेड रिचुअल स्पॉट्स इंक्लूडिंग द ग्रेट बाथ एट मोहेंजोदारो। ऑब्वियसली किसी रिचुअल बाथ या होली बाथ के लिए ये कलेक्ट तो होते थे, बट ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखा है कि ये कोई रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। या इनकी जो सील्स थी उनके ऊपर प्रोटो शिवा टाइप की कोई मूर्त बनी हुई है। इनकी सील मैं आपको यहाँ एक मिनट दिखा देता हूँ। ये वाली इमेज देखिए। तो ये क्या है, एक पर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखिए ये पर्सन बैठे हुए हैं, ये अभी क्लियर नहीं है, एक सेकंड में कोई और देखता हूँ। तो ये देखिए ये इंडिविजुअल, ये एक इमेज बनी हुई है जो बैठे हुए हैं। इनको क्या है, एक मुकुट सा पहनाया हुआ है। ये फिश बनी हुई है। इस तरह से ये एनिमल्स हैं। ये एक और फिश बनी हुई है। यहाँ एनिमल है, बुल है, ये सब तरह के यहाँ पर एनिमल्स इनके साथ दिखाए गए हैं। ये इमेज है एक थोड़ी क्लियर। ये बुल है, ये टाइगर है, ये राइनोसिरोस है, ये एलिफेंट है, ये फिश है, और ये एनिमल है, ये प्रोटोशिवा है। ये साथ में हिरन या कोई हिरन जैसा ही कुछ एनिमल का पिक्चर यहाँ पर बनाई है। तो ये सब यहाँ पर आप देख सकते हो एक सील में। या इसको थोड़ा और कोई इमेज मिले हमें तो मैं आपको क्लियरली दिखा दूं। चलिए आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। मैं यही बेसिकली आपको क्लियर करना था कि एक शिवा जैसी कोई मूर्त है फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पशुपति, और उनको ये क्या बोलते हैं, पशुपति। सराउंडेड बाय एनिमल्स, ये आपने देखे होंगे, गोट, एलिफेंट, टाइगर, एंटीलोप्स। ही इज सीन सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर। एक पीपल का ट्री यहाँ पर माना जाता है। यूनिकॉर्न, हॉर्स वर ऑल्सो वर्शिप्ड। Evidence indicate the prevalence of cult of fertility and mother goddess worship. मदर गॉडेस की ये पूजा करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास फायर कल्ट की प्रैक्टिस थी इनके पास। वो कहाँ पर थी, लोथल और कालीबंगन में। ठीक है। साइट सजेस्ट प्रिवेलेंस ऑफ रिचुअल सेक्रीफाइस। तो मतलब रिचुअल्स के टाइम पर जो सेक्रीफाइसेस होते हैं वो हम यहाँ पर उसके एविडेंसेस मिले हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो भी इंपोर्ट होता था। ऑब्वियसली जब ट्रेड हो रहा है, हमने अभी तक क्या देखा है कि ट्रेड हो रहा है आउट ऑफ द बाउंड्री, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है थ्रू सी बोट्स। तो यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो होता रहेगा। अब जो इंडिया के पास है वो चीजें तो वो सेंड कर रहे होंगे। अब इंपोर्ट किन चीजों का हो रहा है वो देख लेते हैं। तो गोल्ड कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, कोलार कर्नाटका से, अफगानिस्तान से, पर्शिया से। कर्नाटका को आप ध्यान से देखिए, ये इंडस वैली का पार्ट नहीं है। प्रेजेंट डे इंडिया का पार्ट है, बट उस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं है। तो ऑब्वियसली ये चीजें भी उनके लिए क्या हो जाएंगी, इंपोर्टेड हो जाएंगी, इंपोर्ट की जाएंगी। सिल्वर कहाँ से आ रहा है, अफगानिस्तान, पर्शिया और साउथ इंडिया से। कॉपर के लिए खेतरी माइंस आज भी राजस्थान में बहुत फेमस है। आप कभी भी पिक कर लीजिएगा चीज़ों को तो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है बलूचिस्तान और अरबिया से। इंडिया में कोलार माइंस आज भी गोल्ड के लिए बहुत फेमस है। कोलार नाम सुन के कोई मूवी का नाम तो याद आ ही रहा होगा। चलिए याद करना। नेक्स्ट मेटल है हमारे पास टिन। तो टिन कहाँ से आ रहा है हमारे पास, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से। नेक्स्ट है ये लैपिस लेजुली, इसके लिए पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड सफायर, तो ये कहाँ से आता है, बदख्शन, ये अफगानिस्तान में जगह है। जेड, तो जेड सेंट्रल एशिया से। वैसे ही स्टियटाइट, स्टियटाइट शाहर सोख्ता और किरथार मिल। स्टियटाइट वो मटेरियल था जिससे ये सील्स बनाते थे।
सील्स की फॉर्मेशन में जो मटेरियल यूज किया जाता था वो स्टीएटाइट था। वैसे ही एमेथाइस्ट कहाँ से आता था हमारे पास, महाराष्ट्र से। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। तो कंट्रीब्यूशन क्या था इनका, तो कंट्रीब्यूशन इंडस वैली सिविलाइजेशन का था कि फर्स्ट साइन ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब इंडिया की हिस्ट्री की फर्स्ट अर्बनाइजेशन किसी की तरफ से हुई है तो वो इनकी तरफ से है। नेक्स्ट कॉटन का यूज करना इन्होंने सिखा दिया, स्पिनिंग इन्होंने सिखा दी, और उसी की वजह से आज हमारे पास जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है वो इतना चीज़ों को डिटेल में समझ पा रही है कि किस प्रोडक्ट का किस तरह से यूज किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस द बिलीफ ऑफ रिलीजियस बिलीफ, यहाँ पर बन चुके थे। नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, कोलैप्स। अच्छा स्क्रिप्ट का है, तो स्क्रिप्ट इनकी क्या थी, पिक्टोग्राफिक है। आज तक इन्होंने जो लैंग्वेज लिखते थे वो आज तक हम समझ नहीं पाए हैं, उसके ऊपर स्टडी की जा रही है। फिश का सिंबल ये सबसे ज्यादा बनाते थे, और ये लिखा जाता था, ये इस तरह से लिखा जाता था। मतलब आप इनकी इंटेलेक्चुअलिटी देखिए कि ये लिखते वक्त टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ लिखेंगे और यहाँ से लाइन यहाँ पर लाने की बजाय ये यहाँ से दूसरी लाइन में इस तरफ लिख लेंगे, इस तरह से, ठीक है। और तीसरी लाइन यहां से फिर इस तरफ लिख लेंगे, इस तरह से। मतलब इनको आप ये कह सकते हो कि वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स आज के आईआईटियंस, मतलब यहाँ पर घर घर में थे उस टाइम पर, इतने ये क्लियर थे माइंड से, और इतना इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, इनको लॉजिक्स इतने इनके क्लियर थे। इस टाइप की राइटिंग को हम ये बोलते हैं बोस्ट्रोफेडन, ठीक है। तो ये टॉपिक ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि किस तरह की राइटिंग यहाँ पर आईवीसी में यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो डिक्लाइन। डिक्लाइन के लिए मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, यहाँ पर शायद स्लाइड मिस हो चुकी है। तो डिक्लाइन यहाँ पर दो तीन रीजन है, यहाँ पर कभी पूछे तो गए नहीं है, बट चलो बता देता हूँ आपको डिक्लाइन किस तरह से हुआ है। डिक्लाइन के लिए आज भी कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि किस तरह से इनका डिक्लाइन हुआ है, या कैसे इनकी इनकी एस्केप हो चुके थे ये लोकेशन से एक लिमिट, एक एज के बाद या एक ईयर के बाद। रीजन बहुत हैं, और डिफरेंट थिंकर्स ने डिफरेंट अपने एविडेंसेस दिए हुए हैं। तो कुछ कहते थे कि आप जैसे ये लोकेशन देखोगे, तो ये लोकेशन, एक सेकेंड, इस लोकेशन को आप देखिए, यहाँ पर क्या है, भर भर के नदियां हैं, और धूप भी प्लेन्स के आसपास अच्छी खासी बनती है। तो इस वजह से मॉइस्चर कंटेंट जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, बीमारियां फैलने का खतरा बना रहेगा। इसके लिए कुछ थिंकर्स ने ये बोला कि यहाँ पर कोई बीमारी फैल गई थी, एपिडेमिक फैल गया था। पहला रीजन एपिडेमिक था। दूसरा रीजन क्या है कि जैसे नदियां बहुत ज्यादा हैं, तो दूसरा ये था कि फ्लड्स होने की वजह से जो सिविलाइजेशंस थी वो सबमर्ज हो गई पानी में ही, और इस वजह से उनकी डेथ हो गई। तीसरा रीजन ये था कि फ्लड्स, तीसरा रीजन मतलब अपनी अपनी स्टडीज के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो उन्होंने बोला कि ये सारी नदियां सूख गई थी और ड्रॉट की वजह से लोग यहाँ से माइग्रेट हो गए थे। चौथा रीजन ये दिया जाता था कि जैसे आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में जितने भी अटैक हुए हैं इंडिया पे वो यहीं से हुए हैं, तो ऐसा भी एक रीजन माना जाता है कि इसको देखना आप। तो सारे अटैक आपने देखा होगा कि इसी डायरेक्शन में इंडिया में हुए हैं। तो एक रीजन ये भी दिया जाता था कि यहाँ पर किसी बाहर की कंट्री ने या बाहर के लोगों ने इन पे अटैक किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो जहाँ यहाँ रहते थे उनकी तो डेथ हो गई, बट जो यहाँ से मूव कर गए वो माइग्रेट कर गए। तो इन्वेजन भी लिख सकते हैं आप। तो इस तरह के डिफरेंट अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हमें ये बताया जाता है बुक्स के द्वारा कि यहाँ पर इनका डिक्लाइन हुआ था। क्लियर किसी का भी नहीं है अभी तक हुआ कैसे है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री भी एक टाइम के बाद हमें उसके एविडेंस मिलना बंद हो गए थे, और इसी के थ्रू हमारी स्टडी अभी तक की मतलब जो हमारे पास नॉलेज इस
सिविलाइजेशन की है वो ये है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें ये मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या इसमें से प्रोबेबल है, पूछा जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हम यही यही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, सो दैट आपका भी इन जो भी मतलब आप पढ़ो तो वो आपका टाइम टू टाइम और विद साथ साथ में क्लासेस के कवर हो जाए, आपको रिवीजन के टाइम ही इसको एक बार गो थ्रू करने की नीड पड़े बिफोर एग्जाम। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस एंड हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड टाइम, बाय बाय।